मैं हूं आर.एस. यादव और आप देख रहे हैं भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैथ से और से ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1 है 945 के अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। 945 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो छोटी क्लास में हम देखते थे, ऐसे करते थे। 945 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, भाग टूट की 0, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग दिया 7, और अब 7 का भाग दिया 1। इस प्रकार छोटी क्लास में करते थे। अब 10वीं क्लास में इसी प्रश्न को कैसे करेंगे? इस प्रश्न को इस प्रकार करेंगे, 945 को एक बॉक्स में बंद करेंगे, फिर इसके दोनों साइड में से 2 बॉक्स लगाएंगे और दोनों बॉक्स में लिखेंगे 3 का भाग दिया इसमें तो 315 आ गया। ये 3 का भाग दिया 315 आ गया। फिर 315 में ये 3 का भाग दिया यहां तो कितना आ गया? 105 आ गया। फिर 105 में 3 का भाग दिया 35 आ गया। फिर 35 में 5 का भाग दिया तो 7 आ गया। अब यही छोड़ देंगे इसको। अब 945 को लिखेंगे, 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, या 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7 आंसर। ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। आइए प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हल करते हैं। आइए पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 96 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 48 में 2 का भाग दिया 24 आ जाएगा। 24 में 2 का भाग दिया 12 आ जाएगा। 12 में 2 का भाग दिया 6 आ जाएगा। 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। तो 96 को क्या लिख देंगे? 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की घात कितनी हो गई? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। और 404 को क्या लिख देंगे? 404 में 2 का भाग दिया 202। 202 में 2 का भाग दिया 101। 101 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं जाता, 101 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 404 को क्या लिख देंगे? 404 को लिख देंगे 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101 बराबर 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। अब यहां पर आता है एचसीएफ। अब यदि आपको यह संख्याएं घात के रूप में गुणनखंड कर लेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का आसान तरीका है। और वो आसान तरीका क्या है कि कम घात तो एचसीएफ होती है और ज्यादा घात एलसीएम होती है। तो कम घात देखेंगे, 2 की घात 2 इसमें है, 2 की घात 5 इसमें है, तो कम कौन सी है? 2 की घात 2। और 3 की घात 1 इसमें है, इसमें है ही नहीं तो लेना ही नहीं है क्योंकि कम घात लेनी है ना। और 101 की घात 1 इसमें है ही नहीं तो ये भी नहीं लेना है। तो 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया? 4 आंसर हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा ज्यादा घात। तो 2 की घात 5 इसमें है, 2 की घात 2 इसमें है, तो ज्यादा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 इसमें है ही नहीं तो ये लेना है क्योंकि ज्यादा ये है। 3 की घात 1, 101 की घात इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं तो ये भी लेना है। तो 101 की घात 1 कितना हुआ? 2 की घात 5 32, 32 तिया 96 इंटू 101 बराबर 96 एकम 96 और 96 एकम 96। ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। अब आपको 2 संख्याओं के लिए जो एक सर्वसमीका है उसकी जांच करनी है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है, इसकी जांच करनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम का मान लिख देंगे।
एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। एचसीएफ की जगह 4 गुणा एलसीएम की जगह 9696 बराबर पूर्णांक कौन से हैं? 96 इंटू 404 गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 9 चौका 36, 37 38, 6 चौका 24, 25 26 27, 9 चौका 36, 37 38, 38 784। इधर 96 चौक 384, 384 का 84 सिर की 3, 96 चौक 384 और 3 387। ये देखिए दोनों तरफ समान आ गया। इसका मतलब दो संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये सत्यापित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 40, 36 और 126 का एचसीएफ में से और एलसीएम लेस से ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। हल 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आ गया, फिर 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आ गया, फिर 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। तो 40 को क्या लिखेंगे? 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। 40 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 की घात 3 गुणा 5। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 में 2 का भाग दिया तो 18 आ गया, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ गया, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो 36 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब 126 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 126 में 2 का भाग दिया तो 63 आ गया, 63 में 2 का नहीं जाता, 3 का भाग दिया तो 21 आ गया, 21 में फिर 3 का भाग दिया तो 7 आ गया। तो 126 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो 3 की घात 2 है, बाकी 1 1 है। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अतः एचसीएफ तो कम घात, तो यहां पर देखो 2 की 1 घात या 2 घात या 3 घात, तो कम घात लेनी है तो 2 की घात 1। 3 की घात 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ है ही नहीं तो नहीं लेना है। यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है नहीं तो नहीं लेना है। यहाँ 7 की घात 1 है, इन दोनों में है ही नहीं 7 की घात तो नहीं लेना है। तो यही हो गया 2 की घात 1, मतलब 2 आंसर। ये तो हो गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम में ज्यादा घात एलसीएम और एलसीएम में ज्यादा घात एलसीएम बराबर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो ज्यादा कौन सी है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3 की घात है ही नहीं तो 3 की घात 2 ज्यादा है। 5 की घात 1 और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 5 की घात 1। 7 की घात 1 और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है तो 7 की घात 1। कितना हुआ? 2 की घात 3 8 और 3 की घात 2 9। 8 नाम 72 इंटू 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 की 0 हासिल की 7, 35 60 245, 245 और 7 252, 2520 क्या आ गया? एलसीएम आ गया और 2 क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 17, 23 और 29 का में से और लेसे ज्ञात करो। देखो ऐसा में से और लेसे का या तो गुणनखंड विधि या यूक्लिड की विधि, दोनों विधियों में से एक प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है इस प्रश्न वाला में से। तो में से और लेसे आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं और आपको याद करना भी है, ताकि आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाए। तो गुणनखंड विधि से 17 के गुणनखंड करेंगे। 17 में देखो किसी संख्या का भाग जाता है क्या? किसी का भाग नहीं जाता, तो 17 के गुणनखंड 17 ही रहेंगे। 23 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 23 का 23 ही रह गया। और 29 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 29 ही रह गया। 17 बराबर 17 की घात 1 और 23 बराबर 23 की घात 1 और 29 बराबर 29 की घात 1। अतः में से देखो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है इनमें से। 17 की घात 1 इसमें है तो इनमें नहीं है, 23 की घात 1 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 29 की घात इसमें है तो इनमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं लेना। मतलब में से क्या आ जाएगा?
एक आ जाएगा, जीरो कभी में से नहीं आता है। इसी प्रकार लैसे क्या होगा, इन तीनों संख्याओं को ले लेंगे, तीनों संख्याएं आ जाएगी 17 की घात 1 गुणा 23 की घात 1 गुणा 29 की घात 1, 23 नाम 260 और हासिल की 20 और 23 दूनी 46 और 20 66 इंटू 17, 17 साते 119 हासिल की 11, 17 से 102 11 113 हासिल की 11, 17 से 102 और 11 113, 11,339। ये तो आ गया लैसे और ये आ गया मैसे। यहां पर एक वाक्य और कह सकते हैं कि यदि अभाज्य संख्या है, तीनों ही प्राइम संख्याएं हैं, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उनका मैसे हमेशा एक आता है और लैसे उनका सभी का गुणनफल आता है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तब आप परिमेय मानेंगे। तो हल करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर A बटा B, जहां B इज नॉट इक्वल टू 0 तथा A एवं B दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य जानते होंगे आप। सह अभाज्य वे संख्या होती है जो आपस में भाज्य नहीं होती। जैसे 4 भाज्य है और 9 भी क्या है, भाज्य। 4 में 2 का भाग जाता है और 9 में 3 का भाग जाता है, दोनों भाज्य संख्या है। लेकिन दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जाता। 2 का भाग 4 में जाता है तो 9 में नहीं जाता, और 3 का भाग 9 में जाता है तो 4 में नहीं जाता। तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएगी, सह अभाज्य, मतलब ये कटती नहीं है, अपनी भाषा में समझे तो A बटा B लिख दिया। यहां पर वज्र गुणा किया, A बराबर √3 B, वर्ग किया A² बराबर 3 B², अर्थात A² 3 से भाज्य है। भाई A² को क्या लिख दिया, 3 इंटू B²। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने से A² है तो A² में 3 का भाग तो जाएगा। अतः यदि किसी संख्या के स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अतः AB 3 से भाज्य होगी। अब ये AB 3 से भाज्य होगी, कितनी बार होगी, मान लिया A बराबर 3C, 3 को C को गुणा करने से आया, मतलब एक 3 का भाग A में C बार जाता है। इस वर्ग किया, A² बराबर 9C², समीकरण नंबर इसको 2 लगा लिया और इसको समीकरण नंबर 1 लगा लिया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो इसमें भी A² है और इसमें भी क्या है A², तो ये और ये बराबर हो जाएगा। 3B² बराबर 9C², 3 का भाग चला गया, B² बराबर 3C²। ये देखो B² बराबर 3C², इसके जैसे आ गया। तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि B² 3 से भाज्य होगा। यहां पर B² 3 से भाज्य है। अतः यदि किसी संख्या का स्क्वायर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अतः B भी 3 से भाज्य होगी। B में भी 3 का भाग चला गया। अब ये देखो B में 3 का भाग चला गया और यहां क्या लिखा था, A में भी 3 का भाग चला गया, तो A और B दोनों में 3 का भाग चला गया, अर्थात A एवं B दोनों सहभाज्य हो गई, सहभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन A तथा B दोनों सहअभाज्य संख्याएं थी। सहभाज्य लिखी थी ना यहां पर, A और B दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, जबकि हमारे यहां पर क्या आ गया, A और B दोनों सहभाज्य आ गया, तो विरोध हो गया ना। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः जो गलत कल्पना कही थी उसको सही कर लो। कल्पना क्या की थी, ये मानी थी अपन ने,
तो इसको सही मान लो, तो परिमेय की जगह क्या लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। आइए एक प्रश्न और देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें देखो केवल रूट की संख्या नहीं है, साथ में एक संख्या बिना रूट की संख्या भी है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 को क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं, यहां पर नहीं लिखना है आपको, इतना ही लिखना है, इससे काम हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, रूट की संख्या होगी तो इस तरफ रख लेना, बाकी उधर भेज देना। √2 बराबर a/b - 6, √2 बराबर b लघुत्तम आ गया, क्या आया, a - 6b। यहां पर ये जो संख्या है इसमें रूट नहीं है, a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये आ गया, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। अतः √2b एक परिमेय संख्या है। भाई ये परिमेय है तो बराबर के बराबर में इसकी बराबर तो ये है, तो ये भी परिमेय हुई। जबकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्या लिखा, √2 एक परिमेय संख्या है, और यहां पर क्या आ गया कि √2 को तो हम जानते हैं अपरिमेय होती है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः सही कल्पना क्या हुई, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रश्न छोटा है, इतना सा होगा, और जो केवल √2, √3, √5 उसमें आपको सह अभाज्य लिख के लंबा करना पड़ेगा, समीकरण भी बनेंगे। इसमें कोई समीकरण नहीं बनेगा, बल्कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। जो रूट की संख्या है उसको एक साइड में रख लो, बाकी को एक साइड में भेज दो, पक्षांतर करो, फिर इस साइड वाली को परिमेय बोल दो, तो ये भी परिमेय, जबकि हम जानते हैं कि ये तो क्या होती है, अपरिमेय होती है। इससे दो गए। और ये है आपके 4% जो आपको घर से करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजने हैं। 90 और 144 का HCF व LCM ज्ञात कर सत्यापित करो कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, 6, 72 और 120 का LCM व HCF ज्ञात करो। ध्यान रहे, LCM और HCF दोनों पूछे तो यूक्लिड की विधि से नहीं होते हैं, दोनों पूछेंगे तो आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं, जो आज बताई है। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध करो कि 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार के बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली में से प्रश्न आने की संभावना है। HCF LCM निकलवाएगा या अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा।